नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा संसारिणो मुक्ताश्च, ये 9वें नंबर का 10वें नंबर का सूत्र हो 10वें नंबर के सूत्र पर प्रारंभ हुई। तब संसार की चर्चा, परिवर्तन को संसार कहा। तो ये 5 प्रकार का परावर्तन क्या है? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परावर्तन 2 प्रकार का, नौकर्म द्रव्य परावर्तन और दूसरा कर्म द्रव्य परावर्तन। नौकर्म द्रव्य परावर्तन में हमने देखा कि कोई जीव औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीरों में से किसी एक शरीर संबंधी 6 पर्याप्ति रूप परिणमित होने योग्य पुद्गल स्कंदों को, मैंने ऐसी पुद्गल वर्गणाएं कि जिनके द्वारा इन शरीरों का निर्माण होता है, उनको ग्रहण करे। अब जिस प्रकार की वर्गणाएं अभी इसने ग्रहण की, बिल्कुल वैसी क्वालिटी की, उसी तरह की स्निग्ध, रुक्ष, रसगंध, वर्ण संबंधी, तीव्र, मंद, मध्यम भाव से जैसा ग्रहण किया, ठीक है। अब द्वितीय आदि समूह में वर्गणाएं खिर गई। अब जितने टाइम के बाद वापस बिल्कुल वैसी की वैसी वर्गणाएं ग्रहण करेगा, उसमें जितना काल लगेगा उसको कहते हैं नौकर्म द्रव्य परावर्तन। अब आप ये देखो, अभी प्रारंभ में जब उसने ग्रहण किए वो वाले परमाणु, अब ये खिर गए, अभी सारे के सारे इसके लिए अग्रहीत हैं। ठीक है, क्या मानेंगे? अभी अग्रहीत हैं, माने एक तरीके से जैसे खेल खेलते हैं ना बच्चे, कि अभी हमने पहले सारे के सारे ये परमाणु ग्रहण किए थे, अब ये परमाणु खिर गए, अलग अलग फैल गए। ठीक है, मान लीजिए वो 100 परमाणु है टोटल स्कंद के। अब वो 100 के 100 बिल्कुल उसी क्वालिटी के, वैसे के वैसे ग्रहण होने चाहिए, लेकिन उनमें अन्य अन्य प्रकार के परिणमन भी होते हैं। तो अब क्या किया कि अभी सारे के सारे परमाणु अग्रहित माने जाएंगे, क्योंकि अभी गेम नया स्टार्ट हुआ है। अब क्या होगा कि पहले जितने परमाणु ग्रहण करेगा वो सारे के सारे अग्रहित होंगे। अग्रहित माने अभी अभी पहली बार ग्रहण किए हैं। ठीक है, यद्यपि पहले अनंत बार ग्रहण किए होंगे, छोड़े होंगे, अभी उसकी बात नहीं है। यहाँ किस अपेक्षा बात लेना कि जब हम कोई परावर्तन काउंट करने के लिए इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि अभी प्रथम समय में जिन वर्गणाओं का ग्रहण किया और वो वर्गणाएं खिर गई, अब वापस बिल्कुल वैसी की वैसी वर्गणाएं जब ग्रहण होंगी तब वो एक परावर्तन पूरा होगा। अब इसके बीच में ये अनेक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, छोड़ेगा, ग्रहण करेगा, छोड़ेगा। कब ऐसा बनाव बनेगा? कई बार ऐसा बनाव बनेगा कि 50% मैचिंग बन जाएगी, लेकिन 50% नहीं बनेगी। फिर क्या होगा, कभी 0% मैचिंग बनेगी, लेकिन कभी ऐसा काल आए कि 99.99% मैचिंग हो गई, लेकिन फिर भी वो पूरी वैसी की वैसी नहीं हुई। फिर दोबारा वो कॉम्बिनेशन बनाने में कितना अनंतानंत काल जाएगा। और जब कभी बिल्कुल डिट्टो वैसे के वैसे ही वर्गणाओं का दोबारा ग्रहण करेगा, उसके बीच में जितना लंबा काल गया वो कहलाता है एक नौकर्म द्रव्य परावर्तन। अब देखो, पहले तो सारे के सारे अग्रहित होंगे, लेकिन अब ग्रहण कर करके छोड़ेगा, ग्रहण कर करके छोड़ेगा, तो उसके बाद थोड़े थोड़े से ग्रहित वाले भी ग्रहण होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बीच बीच में पहले अग्रहित अनंत बार ग्रहण करे, फिर इसके बाद कुछ ग्रहित और कुछ अग्रहित, और फिर उसके बाद जो बचेंगे, ज्यादातर तो ग्रहित बचेंगे। ठीक है ना?
जैसे आपने किसी गेम में 100 पर्चियाँ डाली, ठीक है, तो आप उस पर्ची को निकाल रहे हैं, फिर वापस वहाँ छोड़ रहे हैं, तो प्रथम समय में तो सारी की सारी अग्रहित मानी जाएंगी। तो पहले तो आप जितनी भी ग्रहण करते जाएंगे, शुरू शुरू में तो सारी अग्रहित होंगी, लेकिन फिर जब उसको वापस डाल रहे हैं उसमें, तो थोड़ी थोड़ी सी ऐसी चालू होंगे कि उनमें कुछ परमाणु ग्रहित और कुछ अग्रहित यानी मिश्र वाले। लेकिन अब धीरे धीरे रेशियो क्या होगा लास्ट में कि मैक्सिमम ऐसी हो जाएंगी कि जो ग्रहित हैं वही वही ग्रहण हो रही हैं। ठीक है, तो वो खैर करणान योग का सूक्ष्म विषय है, तो अभी उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं। अब आज चर्चा करेंगे। अच्छा, ये हमने कल पढ़ा था कि ग्रहित, अग्रहित, मिश्र पुद्गल कौन से हैं। तो जीव ने जिन पुद्गल परमाणुओं को पहले ग्रहण किया है, माने जहां से हम परावर्तन काउंट कर रहे हैं वहां से बात समझना, नहीं तो ऐसा कोई परमाणु नहीं है पुद्गलों का कि जो जीव ने अनेक बार ग्रहण करके छोड़ा ना हो। तो जीव ने जिन पुद्गल परमाणुओं को पहले ग्रहण किया है उनका ही पुनः अन्य समय प्रबद्ध में ग्रहण होना, वो कहलाते हैं ग्रहित। जिन्हें पहले कभी भी ग्रहण नहीं किया उनका समय प्रबद्ध में आकर ग्रहण होना अग्रहित। और दोनों प्रकार के परमाणुओं में समय प्रबद्ध का ग्रहण होना मिश्र है। ऐसे तीन जाति वाले पुद्गल परमाणु जानना। फिर हमने देखा था कि जीव से माने पुद्गल परमाणुओं की संख्या बहुत अनंत गुणी अधिक है। देखो, एक जीव के परिवर्तन काल की अपेक्षा उसके प्रारंभ होने के पूर्व सभी पुद्गल अग्रहित थे, ग्रहण होने के बाद वे ग्रहित होते गए। इस प्रकार ग्रहित अग्रहित मिश्र का ग्रहण जानना। अब आज चर्चा में चलना है कर्म द्रव्य परावर्तन। देखो, नौ कर्म होता है स्थूल और कर्म होता है उससे सूक्ष्म। ठीक है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? कर्म द्रव्य परावर्तन। मैं पढ़ लूं भैया? हाँ, पढ़िए। ये कर्म द्रव्य परिवर्तन से जी, कर्म द्रव्य परिवर्तन। किसी जीव ने एक समय में 8 प्रकार के कर्म रूप विशिष्ट स्पर्श आदि के अविभागी प्रतिच्छेदों में पुद्गलों को ग्रहण किया। एक समय अधिक आवली काल के बाद द्वितीय आदि समयों में उनकी निर्जरा होने लगी। 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन के समान इसमें भी अनुक्रम से अग्रहित, ग्रहित, मिश्र पुद्गल परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करते छोड़ते हुए जब पुनः उन्हीं विशिष्ट स्पर्श आदि के उतने ही अविभागी प्रतिच्छेदों में वही प्रथम समय वाले परमाणु समय प्रबद्ध। पहले इतना समझ लीजिए, किसी जीव ने एक समय में 8 प्रकार के कर्म रूप, अब वो भी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी सहित होंगे वो कर्म परमाणु, के विशिष्ट स्पर्श आदि के अविभागी प्रतिच्छेदों में पुद्गलों को ग्रहण किया। क्योंकि किसी पुद्गल परमाणु में विभाग प्रतिच्छेद कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कैसी क्वालिटी, किसी में कैसी क्वालिटी। तो अब इसने एक समय में 8 कर्म के जो परमाणुओं को ग्रहण किया, एक समय अधिक आवली काल के बाद। देखो, एक समय अधिक आवली काल इसलिए कहा कि कर्णन योग का नियम है कि जो अभी इस समय में कर्म बांधा है वो अगर जल्दी से जल्दी भी उदय में आएगा है तो कब आएगा कि अंतर मुहूर्त से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। तो सबसे छोटा अंतर मुहूर्त कौन सा होता है? एक आवली प्लस एक समय। तो इसलिए इन्होंने कहा एक आवली एक समय के बाद द्वितीय आदि समयों में उनकी निर्जरा होने लगी। 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन के समान इसमें भी उसी प्रकार क्रम से पहले अग्रहित, फिर ग्रहित, फिर मिश्र पुद्गल परमाणुओं को
अनंत बार ग्रहण करते छोड़ते हुए जब पुनः उन्हीं विशिष्ट स्पर्शादि के उतने ही अविभागी प्रतिच्छेदों में वही प्रथम समय वाले परमाणु समय प्रबद्ध रूप में ग्रहण होते हैं। जैसे नौ कर्म में देखा था, इसी प्रकार कर्म में भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण किए छोड़े, लेकिन बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन, बिल्कुल एज इट इज वैसे के वैसे ही परमाणु जब पुनः दोबारा बंधे, ठीक है, उसमें बहुत काल चला जाएगा। इसमें लगने वाला समय एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। पढ़िए। इन दोनों परिवर्तनों का काल, नहीं, एक लाइन ऊपर की रहती थी ना, हाँ, यहीं से पढ़िए। नीचे। इन दोनों परिवर्तनों का काल समान है, प्रक्रिया और अनुक्रम भी समान है। अंतर मात्र इतना है कि उसमें नौ कर्म संबंधी पुद्गलों का ग्रहण है और इसमें कर्म संबंधी पुद्गलों का। इस द्रव्य परिवर्तन को पुद्गल परिवर्तन भी कहते हैं। जी देखिए, ये जो द्रव्य परिवर्तन है, इसका दूसरा नाम क्या है? पुद्गल पुद्गल परिवर्तन। और देखिए, ये नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन, इन दोनों का काल एक समान है, लेकिन द्रव्य से क्षेत्र का काल अनंत गुना अधिक है, क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का अनंत गुना अधिक है। तो जो पांचों परावर्तन हैं, ये आगे आगे इनका काल बड़ा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ जो हमने कर्म और नौकर्म द्रव्य परावर्तन बताया, इनको मिलाकर पुद्गल परिवर्तन भी कहते हैं। सिद्धांत में एक गाथा है, सव्वे विपुग्गला खलु कमसो भुक्तुज्जियाय जीवेण असहिम अनंत खुत्तो पुंगल परियट्ट संसारे। तो इस जीव ने इस संसार में सभी तीन लोक के परमाणुओं को, पुद्गलों को अनुक्रम से अनंत अनंत बार भोग भोग कर छोड़ा है। चलिए, पुद्गल परावर्तन में तो ये हो गया। इसमें सभी पुद्गलों का ग्रहण होने से पुद्गल परिवर्तन कहलाता है। अब चर्चा क्षेत्र परिवर्तन की। अब थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़िए भाभी जी। क्षेत्र परिवर्तन। कोई सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव सबसे जघन्य अवगाहना युक्त हो, इस लोक में सुदर्शन मेरु के नीचे गोस्तनाकार आकाश के 8 प्रदेशों को अपने शरीर की अवगाहना के मध्य कर निकटवर्ती अन्य प्रदेशों को रोग उत्पन्न हुआ। बाद में अपने शूद्र भव की श्वास के 18वें भाग मात्र आयु को समाप्त कर मर गया। पुनः वही जीव उसी अवगाहना को धारण कर उसी क्षेत्र में दूसरी बार जन्म लेकर मरा। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं इत्यादि अपने शरीर की घनांगुल के असंख्याकवें भाग प्रमाण जगन्य अवगाहना आकाश के जितने प्रदेशों को रोकती है, उतनी बार तो उसी क्षेत्र में अनुक्रम से जन्म मरण का कर संख्या पूर्ण करे। जी, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्तक जीव। देखो, निगोदिया आपको पता है क्या होते हैं? कि जिनके आयु, काय, श्वासोच्छ्वास और आहार एक होते हैं, उनको कहते हैं निगोद। इसी को हम साधारण वनस्पति भी कह देते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो बादर स्थूल होते हैं। सूक्ष्म कौन होते हैं? कि जो अड़ते नहीं, किसी को अड़ाते नहीं, माने उनका घात नहीं हो पाता किसी से। तो सूक्ष्म निगोद। लब्धय पर्याप्तक कौन होते हैं? कि पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही, यानी एक श्वास के 18वें भाग में ही जिनका मरण हो जाता है। यानी एक श्वास जितनी देर में होती है, उतनी देर में तो 18 बार जन्म मरण हो जाता है। वो होते हैं लब्धय पर्याप्तक जीव।
तो ऐसे जो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव है, उसको इसलिए पकड़ा कि उसकी अवगाहना सबसे छोटी होती है। ठीक है, जीवों में सबसे छोटी अवगाहना अगर किसी की होती है तो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की। और उसमें भी नियम है कि कौन से जीव की सबसे कम होगी, कि वो उसमें भी ऐसा है कि तीसरे समय में और 3 मोड़ों वाली गति से आया हो, संक्लेश परिणाम सहित आकर जन्म लिया हो, उसकी होती है जगन्य अवगाहना। ऐसा वो नियम है। तो सबसे जगन्य अवगाहना युक्त हो, माने इस जीव की जो सबसे छोटी अवगाहना, माने इसका आकार, उससे छोटा किसी का नहीं हो सकता, तो अपनी सबसे जगन्य अवगाहना युक्त हो। इस लोक में जो सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु, वो कैसा है? वो तीनों लोकों के नाभि स्थान पर है। देखो कि तीनों लोकों के बीचों बीच होता है मध्य लोक, और मध्य लोक के भी बिल्कुल बीचों बीच है सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु के नीचे जो गो स्तनाकार आकाश के 8 प्रदेश हैं। गो स्तनाकार माने जैसे गो के स्तन है ना, गाय के स्तन, उनके आकार, माने आकाश के 8 प्रदेश। देखो एक बात समझना, आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है, उसकी कोई थाह नहीं है, उसके बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, अनंत आकाश के बिल्कुल सेंटर में ये 3 लोक है, और ये 3 लोक के भी सेंटर में सुमेरु पर्वत है। तो प्रश्न है मेरा, जब लोक का सेंटर पॉइंट सुमेरु पर्वत है, यानी सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 प्रदेश हैं, वो लोकाकाश का सेंटर पॉइंट है, तो मेरा प्रश्न ये है कि पूरे जो अनंत आकाश है, माने आलोकाकाश भी शामिल है, उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? आप लोग हैं? हाँ जी भैया। हाँ भैया भैया सुमेरु पर्वत ही तो होगा। बिल्कुल सही है। समझ में आ गया क्यों होगा? क्योंकि अनंत अलोकाकाश के बिल्कुल बीचों बीच है लोकाकाश, और उस लोकाकाश के बीचों बीच है सुमेरु पर्वत। तो जो लोकाकाश का सेंटर पॉइंट है, वही पूरे अनंत आकाश का भी सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सुमेरु पर्वत के नीचे मध्य में, जैसे शरीर में नाभि वो सेंटर पॉइंट है पूरे शरीर का, उसी प्रकार वो नाभि के स्थान पर सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 प्रदेश हैं, ठीक है, वो अनंत आकाश के प्रदेशों का बिल्कुल सेंटर है। और उसका आकार कैसा? 8 प्रदेशों का, कि गाय के स्तन के आकार के। तो बस अब उतने 8 प्रदेशों को अपने शरीर की अवगाहना के मध्य कर। कैसे मध्य कर? कि उसके शरीर की अवगाहना तो 8 प्रदेशों से अधिक होगी, लेकिन जो सबसे छोटी अवगाहना है जीव की, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक की, तो वो उन 8 प्रदेशों को अपने शरीर के जो मध्य के नाभि के प्रदेश है ना, हमारे भी मध्य प्रदेश 8 हैं, तो इन 8 प्रदेशों को, उन 8 प्रदेशों का, ठीक है, उन पर देखो भैया हाँ जी। ये जो केवली समुद्घात होता है, तो वो प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है। कहाँ से? ये जो आप 8 प्रदेश बता रहे हो, जो ये सुमेरु पर्वत के नीचे? हाँ जी हाँ जी। अरे वो तो आकाश के प्रदेश हैं, अपनी आत्मा के प्रदेश तो अच्छा। हमारे पास है, जहाँ वो केवली भगवान विराजमान है वहां है। ठीक है, तो इन जो सेंटर में होते हैं ना, इनको बोलते हैं रुचक प्रदेश। रुचक प्रदेश। हाँ जी। ठीक है। ये जीव जिस भी अवगाहना में रहे, इसके जो मध्य के सेंटर वाले 8 प्रदेश होंगे, उसका नाम है रुचक प्रदेश। कोई भी जीव हो? हाँ, कोई भी जीव हो। अच्छा। मैंने सबके अभी देखो, सेंटर हमारा जो एक कमरा है, इस कमरे का सेंटर निकालो। कैसे निकालोगे सेंटर?
हमारा घर है और नहीं देखो समझना, एक मिनट बाद, जैसे पेपर के ऊपर, ठीक है, पेपर है फ्लैट, उसका सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो वो सिंगल डायमेंशनल होगा। लेकिन जैसे कमरा है, कमरे का सेंटर पॉइंट निकालना है तो वो 3 डायमेंशनल होगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ 3 भैया कोई डायमेंशनल होगा। देखो हाँ ये जिसको थोड़ा सा समझ में आए हाँ जी तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आ जाएगी बाद में कभी, मैं तो समझा ही ठीक है देता हूँ। हाँ नहीं आ रही है तो 3 डायमेंशनल होता है। अब देखो, ठीक है जो आत्मा के प्रदेश हैं अथवा आकाश के प्रदेश हैं वो सम संख्या में है, विषम संख्या में नहीं है, सम संख्या में है। तो सम संख्या का अगर मध्यम निकालें, मैंने अगर सम संख्या का आ, बीच का निकालना हो, जैसे 4 उंगलियां हैं तो इसके बीच की एक नहीं निकल सकती, इसके बीच की 2 निकलेंगी, क्योंकि ये सम संख्याओं में इवन नंबर है। तो इवन नंबर में इवन जो उसका माध्य निकालोगे, मीडियन, वो बीच के 2 निकलेंगे। अगर 3 में से हाँ पूछते जी तब तो एक निकल जाता, लेकिन अगर 4 में से पूछोगे तो 2 निकलेंगे। ऐसे ही 8 में से पूछोगे तो भी बीच के 2 निकलेंगे, यानी जोड़े जोड़े में। तो आत्मा के प्रदेश भी सम संख्या में है। तो लंबाई की अपेक्षा बीचों बीच के निकलेंगे 2 प्रदेश, चौड़ाई की अपेक्षा बीचों बीच के निकलेंगे 2 प्रदेश, ऊंचाई की अपेक्षा निकलेंगे 2 प्रदेश। और देखिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस प्रकार आयतन निकलता है, वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम दूनी 4 दूनी 8। हाँ तो मध्यम के बिल्कुल सेंटर जो निकालोगे आत्मा के प्रदेशों का, तो वो 8 प्रदेश से कम नहीं निकलेगा सेंटर। समझ गए? ठीक वो बिल्कुल हाँ बीच जी का हाँ सेंटर है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश भी 3D है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए वहाँ 8 प्रदेश बनते हैं। अगर सिंगल डायमेंशनल होते तो 2 प्रदेश बनते। जैसे कमरे में खाली ऐसे लंबाई लंबाई में देखना होता तो बीच के 2 प्रदेश बनते, लेकिन भाई साहब इसमें चौड़ाई भी है, तो चौड़ाई है तो 2 प्रदेश ऐसे भी बन गए। तो कितने हो गए? 2 ऐसे 2 ऐसे, कितने हो गए? 4। यार लेकिन इसकी हाइट भी है, तो हाइट के बीचों बीच देखेंगे तो हाइट के बीचों तो बीच भी 2 लेयर बनेंगी, प्रथम तल हाँ द्वितीय तल। तो जो 4 ऊपर बने ऐसे ही 4 नीचे बनेंगे, तो नीचे 8 हो गए मध्य के। इन्हीं को कहते हैं रुचक प्रदेश। जैसे आकाश के प्रदेशों के मध्य 8 प्रदेश बनते हैं सेंटर पॉइंट के, उसी प्रकार आत्मा के भी नाभि स्थान पर मध्य के 8 प्रदेश बनते हैं, जिसको कहते हैं रुचक प्रदेश। तो इन अपने नाभि के 8 प्रदेशों को उन सुमेरु पर्वत के नीचे जो पूरे आकाश के मध्य का सेंटर है, उसको अपने आत्म प्रदेशों का सेंटर बनाकर, बात समझ रहे हैं? देखिए, हाँ जी भैया सुदर्शन मेरु के नीचे गो स्तनाकार आकाश के 8 प्रदेशों को अपने शरीर की अवगाहना के मध्य कर, माने बीच में, अपने सेंटर पॉइंट पे निकटवर्ती अन्य प्रदेशों को रोक उत्पन्न हुआ, माने इसने उनको अपने सेंटर पॉइंट बनाकर वहां जन्म लिया। बाद में जो अपना क्षुद्र भव था, यानी एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण, उसको समाप्त करके मर गया। पुनः वही जी उसी अवगाहना को धारण कर उसी क्षेत्र में दूसरी बार जन्म लेकर मरा, फिर उसी क्षेत्र में तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ऐसे कितनी बार अपने शरीर की अपने शरीर की जो जगन्य अवगाहना है उसमें जितने प्रदेशों की संख्या है उतनी बार वहां जन्मे और उतनी बार मरे, उन्हीं प्रदेशों पर उसी आकार में। और वो कितनी होगी? क्योंकि ये सबसे छोटी अवगाहना है ना, सूक्ष्म निगोदीय लभ्य पर्याप्तक की, तो इसकी अवगाहना कितनी है? धनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। तो इतनी छोटी अवगाहना है, लेकिन इसमें भी अनंत प्रदेश हैं। नहीं, अनंत नहीं, असंख्यात। लोक प्रमाण संख्यात हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है।
देखो, प्रदेश तो सबके ही बराबर होते हैं, चाहे वो बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव हो, सबके उतने के उतने ही होते हैं, लोक प्रमाण असंख्यात। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अब गहना उसने जितनी ली ना, तो आकाश के जितने प्रदेशों को घेरा, क्योंकि छोटी अवगाहना है। जैसे मान लो 8 लाख प्रदेशों को घेरा उसने, सबसे छोटी अवगाहना है ना, आकाश के 8 लाख प्रदेशों को घेरा, तो 8 लाख बार उसी अवगाहना को धारण कर करके उन्हीं 8 प्रदेशों को अपने मध्य 8 प्रदेशों पर रखकर जन्म ले, उतनी बार जन्मे और मरे। और इसके बीच में कंटिन्यूटी ऐसे तो बनेगी नहीं एक साथ वहां जन्मे मरे, बीच बीच में पता नहीं कितना कितना करोड़ों वर्ष इधर उधर जन्म लेगा। ठीक है, काल तो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन गिनती में नहीं आ रहा। फिर कभी बना तो दूसरी बार वहां जन्म लिया तो 2 काउंट हुए, फिर कितनी बार अनंतो अनंत भव इधर उधर जन्मता रहेगा, लेकिन काउंटिंग में नहीं है। फिर जब उन्हीं क्षेत्रों को, वही अपने मध्य के 8 प्रदेशों को वहां स्थित करके उस सूक्ष्म अवगाहना के साथ जन्म ले, फिर ये तीसरा, ऐसे ऐसे करके कितनी बार जन्म ले कि जितने आकाश के प्रदेश उसकी अवगाहना ने घेरे थे, उतनी बार वहां जन्मे और मरे। तो इस बीच में जो अन्य अवगाहना को प्राप्त करता है या अन्य क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उसे गिनती में नहीं लेना। इस प्रकार शरीर की जगन्य अवगाहना आकाश के जितने प्रदेशों को रोकती है, उतनी बार तो उसी क्षेत्र में अनुक्रम से जन्म मरण करके संख्या पूरी करे। अब इसके आगे की चर्चा हम कल लेंगे, समय ज्यादा हो गया है आज। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको विचार करना, शेष चर्चा कल चलेगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।